बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं, जो कि डाइपोल मोमेंट है। इस हवाले से इस लेक्चर को फुली अंडरस्टैंड करने के लिए आपको कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, उसकी पोलैरिटी के हवाले से पता होना चाहिए। कुछ चीज़ें जो बैकग्राउंड है वो मैं प्रेजेंटेशन के अंदर आपको साथ डिस्कस कर लूँगा, लेकिन बेहतर है कि आप इसके जो कोवलेंट बॉन्ड में पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड्स हैं उस हवाले से थोड़ा सा जो प्रीवियस नॉलेज है उसको आप रिफ़्रेश कर लें। तो चलें हम प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। सो द टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे इज़ डाइपोल मोमेंट। योर क्लास इज़ BS ऑनर केमिस्ट्री, कोर्स फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एंड माय नेम इज़ डॉक्टर ताहिर मकबूल। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। एज़ फार एज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टुडेज़ लेक्चर्स आर कंसर्न्ड, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हम कोवलेंट बॉन्ड की पोलैरिटी के हवाले से डिस्कस करेंगे। ये एक किस्म का बैकग्राउंड नॉलेज है जो आपको पता होना चाहिए, और ये रिफ़्रेश करेंगे हम बैकग्राउंड नॉलेज आपका। सेकेंडली, हम डाइपोल मोमेंट की दो कैटेगरीज़ हैं, दैट इज़ बॉन्ड डाइपोल मोमेंट एंड मॉलिक्यूलर डाइपोल मोमेंट। तो जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो बॉन्ड डाइपोल मोमेंट की डिस्कशन है, जिसमें इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे और इसके यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। और फाइनली हम जो सेकंड पार्ट है डाइपोल मोमेंट का, दैट इज़ मॉलिक्यूलर डाइपोल मोमेंट, वो देखेंगे, और इसके अंदर हम एग्जांपल स्टडी करेंगे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की एज़ वेल एज़ अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की। बैकग्राउंड के हवाले से देख लेते हैं। कोवलेंट बॉन्ड आपने पढ़ा होगा, बॉन्ड की मुख्तलिफ़ टाइप्स आपने पढ़ी हैं, जिस तरह आयनिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि ये बॉन्ड कब बनता है? बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि दो एटम्स आपस में कंबाइन इस तरह करते हैं कि वो जो अपना आउटरमोस्ट शेल है उसमें से इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? शेयर करते हैं। तो ये एक एग्जांपल आपको नज़र आ रही है फ्लोरीन की, तो इसको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक फ्लोरीन एटम है। फ्लोरीन आपको पता है 7th जो ग्रुप है उसके अंदर है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 9 है, और इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज़ ये 2p5 इलेक्ट्रॉन इसके जो आउटरमोस्ट शेल है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2s ऑर्बिटल में है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे फ्लोरीन एटम के साथ शेयर करता है और एक कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। सो properly saying a bond formed as a result of sharing of electron is called a covalent bond। अब कोवलेंट बॉन्ड को आपने दो कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया है था। एक वो बॉन्ड जिसको हम नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, और दूसरा वो जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्लोरीन की एग्जांपल इसी हवाले से मैंने दी है। तो फ्लोरीन के एटम जो हैं दो आपस में कंबाइन हुए इन ऑर्डर टू मेक द मॉलिक्यूल ऑफ फ्लोरीन F2। तो F2 के अंदर जो दोनों एटम इन्वॉल्व हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, दोनों ही फ्लोरीन हैं, दोनों ही आइडेंटिकल हैं। डेफिनेटली चूँकि वो आइडेंटिकल एटम्स हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी। तो दूसरे लफ्ज़ों में जो वो शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन, उसको इन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड, वो दोनों के दरमियान क्या होगा? इक्वली शेयर होगा। सो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो टाइम स्पेंड करेगा एक वन फ्लोरीन एटम की विसिनिटी में, उतना ही टाइम वो दूसरे फ्लोरीन जो एटम है उसके विसिनिटी में स्पेंड करेगा। तो नतीजा क्या होगा? जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस बॉन्ड की वो इक्वल होगी। So each electron spend as much time in the vicinity of one atom as in other, क्योंकि दोनों एटम क्या हैं? आइडेंटिकल हैं। So we will get an even, that is called non-polar distribution of charges। तो इस तरह के बॉन्ड जिनके अंदर there is no और मिनिमम आप कह लें कि इग्नोरेबल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, उस तरह के बॉन्ड्स के अंदर जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? इक्वल होती है, इवन होती है। और इस तरह के बॉन्ड्स को हम क्या नाम देते हैं? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स का नाम देते हैं। पोलर कोवलेंट बॉन्ड, अब उसकी एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे हमने HCl लिया है। HCl मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है विद क्लोरीन एटम, और उसके नतीजे के तौर पे ये H और Cl के दरमियान एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है। एक कोवलेंट बॉन्ड
को जिसको हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ से है और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ से, और ये जो म्यूचुअल शेयरिंग बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन है, इसके नतीजे के तौर पर एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना है। अब यहाँ पे जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड, अब उनके एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ क्लोरीन है। अब अगर आप हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो वो बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दोनों के दरमियान। ठीक हो गया। क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो हैं अब वो किस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे? डेफिनेटली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन ही ये है कि किसी एटम की जो टेंडेंसी है इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट दी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर मोर टुवर्ड इटसेल्फ, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम देते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी, जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वही उसको, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। सिमिलरली नतीजा क्या होगा? जब जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बजाय एक तरफ ज़्यादा हो गया, तो डेफिनेटली जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो चार्ज है वो क्या हो गया, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जिसको हम पोलर डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देंगे। सो अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज़ अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़। और ये उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे अगर आप देख लें HCl ये ऊपर हमने दिया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन की तरफ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, और क्लोरीन की विसिनिटी के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो डेफिनेटली जितनी ये चार्ज यहाँ पे कमी होगी उतना ही यहाँ पे चार्ज का इजाफा होगा। तो यहाँ पे आपके पास क्लोरीन कैरी करेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन कैरी करेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली वाटर के केस में दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड हैं, तो दोनों सूरतों में ये ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, बॉन्ड पेयर, वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन कैरी करेंगे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली ये अमोनिया है, इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की निस्बत ज़्यादा है, इस वजह से नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और ईच हाइड्रोजन कैरीज अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये तीनों मालिक्यूल जो रिप्रेजेंट करते हैं एग्जांपल्स ऑफ अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, या दूसरे लफ्ज़ों में ये पोलर मालिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ जाते हैं अपने जो टॉपिक है दैट इज़ डायपोल मोमेंट। अब पोलर बॉन्ड जब भी होगा तो वहाँ पे डायपोल होंगे, ये आपको मैं बता चुका हूँ। अब डायपोल से मुराद क्या है कि उसके पास एक नेगेटिव एंड होगा, यानी कि जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है जिस तरह क्लोरीन के ऊपर, इसी तरह उसके पास एक पॉजिटिव एंड होगा। तो यहाँ पे उसके पास क्या बन जाएंगे, दो डायपोल बन जाएंगे, दो पोल्स बनेंगे जिसको हम डायपोल का नाम देंगे, एक नेगेटिव एंड और एक पॉजिटिव एंड है। अब कोई बॉन्ड कितना पोलर है, ठीक है ना, अब कम पोलर, ज़्यादा पोलर, उससे ज़्यादा पोलर, इसको कैसे मेजर करेंगे? ये जो मेजरमेंट है बेसिकली डायपोल मोमेंट, बेसिकली इसी पोलैरिटी की मेजरमेंट के तौर पे ये जो टर्म है दैट इज़ डायपोल मोमेंट वो इस्तेमाल होती है। तो दूसरे लफ्ज़ों में जो डायपोल का साइज़ है वो हम इंडिकेट करते हैं बाय यूजिंग द टर्म डायपोल मोमेंट, जो कि बेसिकली एक ग्रीक लेटर है, माइक्रो आपने देखा होगा, तो उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे डायपोल मोमेंट ऑफ अ बॉन्ड इज़ इक्वल टू द, जो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो है, द डायपोल मोमेंट ऑफ अ बॉन्ड इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द एटम एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। अब डिस्टेंस को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं और जो एटम के ऊपर चार्ज है उसको e से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड का जिक्र करना क्यों ज़रूरी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डायपोल है उसकी एक प्रॉपर डायरेक्शन है जिसको हम फ्रॉम कन्वेंशनली पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ शो करते हैं। तो इसलिए ये जो वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं विद डिस्टेंस। इस वजह से जो डायपोल मोमेंट है वो बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी के तौर पे कंसीडर किया जाता है, और ये जो प्रोडक्ट है ये बिटवीन चार्ज ऑन द एटम है और उसके मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ द एटम है और उसका जो डिस्टेंस है। ठीक हो गया। सो डायपोल मोमेंट की ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू ये E
मल्टीप्लाइड बाय डी। ई यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है चार्ज ऑन दी एटम और डी रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस है बिटवीन द टू चार्जेस। डिस्टेंस अब यहाँ पे दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं वो बेसिकली ये बॉन्ड लेंथ है, यानी कि ये दो चार्जेस के दरमियान बेसिकली डिस्टेंस के तौर पे लिया जाता है। अब यूनिट की बात करते हैं तो डायपोल मोमेंट के यूनिट्स बेसिकली तो हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, इनके अंदर एक चार्ज है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के अंदर, दूसरा उसका डिस्टेंस है जिसको आप सेंटीमीटर्स के अंदर भी ले सकते हैं, एंगस्ट्रॉम्स के अंदर भी ले सकते हैं या जैसे भी ले सकते हैं, ठीक है। डायपोल मोमेंट, लेकिन जनरली आपको जो वैल्यू मिलती हैं डायपोल मोमेंट की वो इन द फॉर्म ऑफ डिबाई यूनिट मिलती हैं, डी बाय, जो कि एक साइंटिस्ट है, उसका नाम है पीटर डिबाई, ठीक है। ये इस साइंटिस्ट के नेम पे ये हमें बेसिकली ये डी का जो यूनिट मिलता है, इसको एक्सप्लेन करते हैं ये बेसिकली क्या है। तो इस साइंटिस्ट ने अपना वर्क जो था पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड और डायपोल मोमेंट, उसकी बेस पे नोबेल प्राइज़ भी विन किया था। अब इसको डी से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो है वो दैट इज़ इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के इक्वल होता है, ठीक हो गया। अब चूँकि हम बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जिक्र कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो चार्ज है वो इसी के राउंड अबाउट होगा। सिमिलरली जो डिस्टेंस है वो बेसिकली पोलर बॉन्ड का ले रहे हैं, ठीक है। तो पोलर बॉन्ड का डिस्टेंस जो है ये यूजुअली होता है ऑन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के इक्वल। तो यहाँ पे हम जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन के सपोज अगर चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल है, तो अगर हम वो चार्ज कंसीडर कर लें और जो डिस्टेंस है वो नॉर्मली जो पोलर बॉन्ड की रेंज है वो कंसीडर कर लें, तो हमारे पास चार्ज और डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा ऑन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये चार्ज का यूनिट है, और सेंटीमीटर ये किसका, डिस्टेंस का यूनिट है। तो इसके ऑर्डर के इक्वल आएगा ज़्यादातर केसेस में, यानी कि ये 10⁻⁻18 के अराउंड ही वेरी करेगा। तो हम यहाँ पे करते क्या हैं कि बजाय इसके कि 10⁻⁻18 या 17 या इस तरह की वैल्यूज़ को हर किसी के साथ लिखने के और साथ ESU और सेंटीमीटर लिखने के, हम ले लेते हैं कि ये जो ऑन दी ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर है, इसको हम इक्वल कर देते हैं डी के, यानी डिबाई के। तो अगर आपके पास डायपोल मोमेंट किसी भी पोलर बॉन्ड है, उसका डायपोल मोमेंट 1.5 इंटू 10⁻⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इंटू सेंटीमीटर है, तो हम इस पूरी फिगर को क्या करते हैं, डी से रिप्लेस कर देते हैं और इसको सिंपल इतना कह देते हैं कि ये 1.5 डिबाई है। अब डिबाई का मतलब क्या हो गया, 10 ऑन दी ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इंटू सेंटीमीटर, ठीक हो गया। तो फॉर द पर्पज़ ऑफ सिंप्लिसिटी हम क्या कर लेते हैं, इसको डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसका यूनिट जो है वो डिबाई लिख देते हैं, ठीक है। समझ आ गई आपको बात? तो ये 1.5 10⁻⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर कहने के बजाय ये कहना आसान है कि इसका 1.5 डिबाई है, और डिबाई हमने कह दिया इट इज़ ऑन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। अब कॉमन एग्जांपल है बॉन्ड डायपोल मोमेंट की। अगर हम देखें कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है, इसका डायपोल मोमेंट 0.4 है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन में चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है तो 1.3 है। इसी तरह ऑक्सीजन और फ्लोरीन के 1.5 है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सिमिलर फ्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है ये हाईली पोलर है, क्योंकि फ्लोरीन आप कह लें कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। तो यहाँ पे इसका डेफिनेटली जो पोलैरिटी है वो पीक पे होगी, और उस पोलैरिटी की मेजर डायपोल मोमेंट है, तो डेफिनेटली जो डायपोल मोमेंट है वो भी हाईएस्ट होगा। अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें, अगर आप देखें नाइट्रोजन आपको 5वें ग्रुप में मिलेगी, ऑक्सीजन 6ठे ग्रुप में मिलेगी, फ्लोरीन 7th ग्रुप में मिलेगी, हाइड्रोजन तीनों में कॉमन है। तो डाउन द ग्रुप अगर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन को देखें तो फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो डेफिनेटली इसका जो डायपोल मोमेंट है वो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा उतनी पोलैरिटी ज़्यादा होगी, जितनी पोलैरिटी ज़्यादा होगी उतना जो डायपोल मोमेंट की मेजरमेंट है वो ज़्यादा होगी, ठीक हो गया।
अब इसी तरह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन देखें तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो डेफिनेटली अगर हम हाइड्रोजन को कॉमन रख लेते हैं तो 1.7, 1.1, 0.8 और 0.4, तो डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट की जो मेजरमेंट है वो भी कम होती जाएगी। अब कार्बन कार्बन पोलर बॉन्ड है ही नहीं, दोनों एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 है। इसी तरह फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन कार्बन के साथ हैं, और इसी तरह फिर कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आयोडीन के साथ है। तो ये वही ट्रेंड है जो यहाँ पे जा रहा है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज़ करता जाएगा, पोलैरिटी इंक्रीज़ करेगी, और इस पोलैरिटी की मेजरमेंट है डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी इंक्रीज़ कर रहेगी। रिमेंबर दैट ऑल दीज वैल्यूज़ इन दिस टेबल आर गिवन इन द यूनिट ऑफ डे बाय। चलें जी, अब बॉन्ड डायपोल मोमेंट, चूँकि एक सिंगल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड डायपोल मोमेंट हम कहते हैं कि एक बॉन्ड की मेजरमेंट है बेसिकली। जब हम मालिक्यूल्स के अंदर आते हैं तो मालिक्यूल्स के अंदर आपको दो तरह की कैटेगरीज मिलती हैं कि कुछ मालिक्यूल ऐसे हैं जिसमें एक ही कोवलेंट बॉन्ड है, और कुछ मालिक्यूल ऐसे हैं जिनमें एक से ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड है। तो पहली कैटेगरी जो है दैट इज़ मालिक्यूल्स विद ओनली वन कोवलेंट बॉन्ड, इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब जहाँ पे मालिक्यूल के अंदर सिर्फ एक ही कोवलेंट बॉन्ड है, वहाँ पे जो डायपोल मोमेंट है वो आइडेंटिकल होगा बॉन्ड डायपोल मोमेंट के इक्वल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द डायपोल मोमेंट ऑफ अ मालिक्यूल इज आइडेंटिकल टू द डायपोल मोमेंट ऑफ अ बॉन्ड, क्योंकि उसके अंदर एक ही पोलर बॉन्ड मौजूद है मालिक्यूल के अंदर, तो वहाँ पे आपको एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल HCl है। अब HCl के अंदर एक ही कोवलेंट बॉन्ड है बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, तो इसका अगर हम डायपोल मोमेंट की बात करें तो ये 1.1 बाय है। अब यही इसका बॉन्ड डायपोल मोमेंट है, यही इसका मालिक्यूलर डायपोल मोमेंट है। ठीक हो गया, क्योंकि उसके पास है ये एक बॉन्ड। अब दूसरी कैटेगरी है कि जिनके अंदर एक से ज़्यादा पोलर बॉन्ड है, तो वहाँ पे फिर क्या सिचुएशन होगी। सो मालिक्यूल विद मोर देन वन कोवलेंट बॉन्ड, अब वहाँ पे जो डायपोल मोमेंट होगा वो डिपेंड करेगा नंबर एक किस चीज़ के ऊपर, बॉन्ड डायपोल मोमेंट पे। जो डायपोल मोमेंट, जो बॉन्ड उस मालिक्यूल के अंदर इन्वॉल्व हैं उनके इंडिविजुअल बॉन्ड डायपोल मोमेंट पे। और सेकंड चीज़ आएगी वो इसकी ज्योमेट्री के ऊपर आएगी, क्योंकि डायपोल मोमेंट हमने तय किया था ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब हम मुख्तलिफ डायपोल मोमेंट बॉन्ड के एडअप करते हैं तो हमें उसकी डायरेक्शन को कंसीडर करना पड़ता है, और वेक्टोरल सम होगा। रीज़न क्या है, बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड डायपोल मोमेंट्स जो है, जो वेक्टर सम होगा वो डिटरमिन करेगा द ओवरऑल डायपोल मोमेंट ऑफ द मालिक्यूल। ये आपको एग्जांपल के साथ क्लियर हो जाएगा। अब मालिक्यूल दो तरह के कैटेगरी में हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं। कुछ सिमेट्रिकल होते हैं और कुछ अनसिमेट्रिकल होते हैं। जो सिमेट्रिकल मालिक्यूल हैं उनमें ज़्यादातर केसेस के अंदर जो डायपोल मोमेंट है, नेट जो डायपोल मोमेंट है वो ज़ीरो होता है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि कार्बन ऑक्सीजन का हमने ये केस देख लें कि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का जो इंडिविजुअल बॉन्ड डायपोल मोमेंट है वो कितना है, 0.7 बाय है। अब हम चलते हैं अपनी एग्जांपल की तरफ। तो यहाँ पे अगर आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड है। अब यहाँ पे दो बॉन्ड बनाती है कार्बन ऑक्सीजन के साथ, दो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, और हर ऑक्सीजन के साथ उसने एक डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का डायपोल मोमेंट 0 है। ठीक है, हालांकि कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड क्या है, पोलर है, और इसका इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट जो कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड है उसका आपके पास 0.7 है। लेकिन एज अ होल जब हम कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल देख रहे हैं तो उसका डायपोल मोमेंट क्या है, 0 है। रीज़न उसकी क्या है कि कार्बन एटम अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। sp हाइब्रिडाइज्ड है तो डेफिनेटली उसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। अगर आपको नहीं तो sp हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से जो टॉपिक है मेरा जो वीडियो लेक्चर है वो आप देख सकते हैं। तो 180 एंगल की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हर कार्बन जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है और वो दो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है। ये इसका स्ट्रक्चर देख लें, ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि अगर आप एक टाइम में एक बॉन्ड कंसीडर करें तो वो क्या है, पोलर है। अब ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी पोलर है, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी पोलर है, लेकिन ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन होने की वजह से एक दूसरे को क्या कर देते हैं, इफेक्ट को कैंसिल। यानी अब इन दोनों वेक्टर को अगर आप जमा करेंगे तो जो इनका वेक्टोरल सम होगा वो क्या होगा, इक्वलेंट टू 0 आ जाता है, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। इस वजह से जो कार्बन
डाइऑक्साइड का जो ओवरऑल मॉलिक्यूलर डायपोल मोमेंट है वो ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है? क्योंकि जो वेक्टर सम है वो इक्विवेलेंट आता है ज़ीरो के। क्यों इक्विवेलेंट आता है ज़ीरो के? क्योंकि वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। सो द इंडिविजुअल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डायपोल मोमेंट कैंसल ईच अदर, और एज अ होल जो मॉलिक्यूलर डायपोल मोमेंट है वो क्या आता है? ज़ीरो आता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल है। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं सिमेट्री मॉलिक्यूल की। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ये आप लोगों ने FSC के अंदर कई दफ़ा इसका जिक्र किया होगा। अब इसके अंदर कार्बन क्लोराइड बॉन्ड है। अब इसका जो डायपोल मोमेंट है वो ज़ीरो है। हालांकि कार्बन क्लोराइड बॉन्ड जो है वो क्या है? वो पोलर है और उसकी एक वैल्यू है, प्रॉपर वैल्यू है कार्बन क्लोराइड की, उस टेबल के अंदर आपको मिल जाएगी। तो लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर एज अ होल मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट ज़ीरो है। तो इसकी रीज़न क्या है? अब कार्बन टेट्राक्लोराइड का अगर आप स्ट्रक्चर देख लें यहाँ पे, तो हर कार्बन कितने एटम्स के साथ कनेक्टेड है? 4 एटम्स के साथ कनेक्टेड है। 4 एटम के साथ कनेक्टेड है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। दूसरे लफ्ज़ों में ये टेट्राहाइड्रल कार्बन है। अब यहाँ पे हर कार्बन क्लोराइड बॉन्ड जो है वो सिमेट्रिकली आउटवर्ड प्रोजेक्टेड है अवे फ्रॉम द कार्बन एटम। ठीक है। अब यहाँ पे जो वेक्टर हैं ये समझ लें कि एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं जब हम मॉलिक्यूल का एज अ होल बॉन्ड डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं। सो रीज़न क्या होगी कि जो कार्बन क्लोराइड बॉन्ड हैं वो प्रोजेक्ट सिमेट्रिकली आउट फ्रॉम अवे फ्रॉम द कार्बन एटम। सो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि जब हम इन वेक्टर्स को आपस में जमा करते हैं, वेक्टोरल सम करते हैं, तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ गया? इक्वल टू ज़ीरो आ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि कार्बन क्लोराइड बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर हो गया। इसका मतलब ये है कि एज अ होल मॉलिक्यूल के अंदर जो पोलैरिटी है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि ईच जो कार्बन क्लोराइड बॉन्ड है वो दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहा है? कैंसल आउट कर रहा है। ठीक हो गया। तो रिजल्टेंट जो डायपोल मोमेंट है पोलैरिटी का, तो अब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड को नॉन पोलर मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं। हालांकि इसके पास 4 पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हैं, लेकिन ये एज अ होल मॉलिक्यूल क्या है? नॉन पोलर है। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। दूसरी जो एग्जांपल या कैटेगरी आती है वो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की है। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास एक से ज़्यादा पोलर बॉन्ड है लेकिन वो अनसिमेट्रिकल हैं। अब इसकी एग्जांपल है, आपने क्लोरोमीथेन पढ़ी होगी। ठीक है, क्लोरोमीथेन पढ़ी होगी। तो इसके अंदर क्या है? एक कार्बन क्लोराइड बॉन्ड है और 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। हर कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब इसका जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू है वो कितनी है? 1.87 डिबाई। अगर हम एक इंडिविजुअल कार्बन क्लोराइड बॉन्ड का देखें वो 1.5 डिबाई है। ठीक है। अब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? आपको पता है ना कि वो इतना ज़्यादा पोलर नहीं, 0.4 उसका डायपोल मोमेंट है, 0.4 के इक्वल है। तो अब आपके पास जो कार्बन क्लोराइड है उसका इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट कितना है? 1.5 है। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या है? द डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोमीथेन जो है वो जो इसके अंदर पोलर बॉन्ड है दैट इज़ कार्बन क्लोराइड, उससे क्या है? ज़्यादा है। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्यों ज़्यादा है? क्योंकि हमने क्या किया, ये तीनों जो डायपोल हैं, चारों जो डायपोल मोमेंट हैं उनको सम किया वेक्टोरली, और जो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास था उसका जो सम आया मैग्नीट्यूड वो 1.87 डिबाई था। सो द CH डायपोल्स आर ओरिएंटेड सो दैट जो कार्बन हाइड्रोजन है वो कार्बन क्लोराइड को क्या कर देते हैं? इन्फोर्स कर देते हैं। ठीक हो गया। सो दे आर ऑल इन सेम रिलेटिव डायरेक्शन, और नतीजे के तौर पे जो ओवरऑल रिजल्ट है वो क्या आता है? 1.87 डिबाई आता है। एक और एग्जांपल है। अब यहाँ पे देखें, वाटर जो है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 पोलर बॉन्ड्स हैं। अब दोनों पोलर बॉन्ड्स की डायरेक्शन जब हम ऐड करते हैं तो वो उसका जो डायपोल मोमेंट है वो नॉर्मल हाइड्रोक्सल जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है उससे क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। फॉर एग्जांपल कि OH बॉन्ड है उसका इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट कितना है? 1.5 है जो बॉन्ड डायपोल मोमेंट है, लेकिन वाटर एज अ मॉलिक्यूल है उसका डायपोल मोमेंट कितना है? 1.85 है, जो कि ग्रेटर है दैन द इंडिविजुअल हाइड्रोक्सल डायपोल मोमेंट। तो इसकी रीज़न क्या है कि ये जनाब एड अप हो जाते हैं ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर जो डायपोल ऑफ 2
ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रीइंफोर्स कर रहे हैं। और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के ऊपर वो भी कंट्रीब्यूट करता है डायपोल मोमेंट में, क्योंकि जो लोन पेयर वाटर के केस के अंदर हैं, आपने इस वाटर की ज्योमेट्री पढ़ी होगी एफएससी के अंदर, कि वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो बेसिकली टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखती है। तो यहाँ पे जो लोन पेयर है बेसिकली क्या है, वो इन्वॉल्व हैं इन डिटर्मिनिंग द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। नॉर्मली तो ये होना चाहिए ऑक्सीजन दरमियान में और हाइड्रोजन, इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, लेकिन इसका स्ट्रक्चर आपको पता है लीनियर नहीं होता। वाटर का स्ट्रक्चर लीनियर नहीं होता। क्यों? क्योंकि लोन पेयर जो है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और लोन पेयर जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर मौजूद होते हैं और यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर है वो लीनियर नहीं होता। ठीक हो गया। तो ये स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं याद वाटर का, तो आप एफएससी के अंदर इसका स्ट्रक्चर जो है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन वो देख सकते हैं। सिमिलरली आपने अमोनिया का स्ट्रक्चर भी पढ़ा होगा। अमोनिया के अंदर अपेरेंटली तो लगता है कि ये 3 एटम्स हैं, लेकिन इसकी ज्योमेट्री जो है वो नाइट्रोजन यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो यहाँ पे भी लोन पेयर इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे अगर हम इसका डायपोल मोमेंट देखें तो अमोनिया का डायपोल मोमेंट 1.47 है, हालांकि इंडिविजुअल नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड का जो डायपोल मोमेंट है दैट इज़ 1.3 तो यहाँ पे भी ज्योमेट्री रोल प्ले करती है और ये वेक्टर जो है, ईच वेक्टर जो है वो अपना रोल प्ले करता है और जो टोटल मॉलिक्यूलर डायपोल मोमेंट आता है वो इंडिविजुअल नाइट्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से क्या होता है, डिफरेंट होता है। और रीज़न इसकी क्या है कि जो रीइंफोर्स करते हैं बाकी जो पोलर बॉन्ड्स हैं वो रीइंफोर्स करते हैं जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का डायपोल मोमेंट है, और इसके अंदर लोन पेयर भी इन्वॉल्व है। तो इस सारी डिस्कशन के अंदर हमारे पास एक चीज़ क्लियर हो गई कि बॉन्ड डायपोल मोमेंट एक अलग चीज़ है। इसके अलावा वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर एक ही बॉन्ड है उनका डायपोल मोमेंट बॉन्ड डायपोल मोमेंट के इक्वल होगा। फिर मॉलिक्यूल जो हैं अगर जिनके अंदर एक से ज़्यादा पोलर बॉन्ड है या एक से ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड है, उनका डायपोल मोमेंट हम बेसिकली वेक्टोरल सम के तौर पे लेंगे और वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, ज्योमेट्री के ऊपर और बॉन्ड डायपोल मोमेंट के ऊपर, और उसी ज्योमेट्री की बेस पे तय होगा कि ये उससे ज़्यादा होगा और कितना ज़्यादा होगा। ठीक हो गया। अब वहाँ पे अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल आ जाएगा तो वो ज़ीरो भी हो सकता है, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल भी कर सकते हैं, या फिर नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल या अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में वो एक दूसरे को रीइंफोर्स भी कर सकते हैं, यानी कि बॉन्ड की निस्बत उनका मॉलिक्यूलर डायपोल मोमेंट ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ज्योमेट्री के ऊपर। ठीक हो गया। चलें जी, आज की डिस्कशन के हवाले से अगर आपको कोई चीज़ ना क्लियर हुई हो तो आप जो इस लेक्चर की जो डिस्कशन हम करेंगे ऑन जूम ऐप, तो उसके अंदर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स के अंदर भी आप अपना क्वेश्चन कोड कर सकते हैं, उसको इंशाल्लाह मैं रिप्लाई कर दूँगा। अप टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।